जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज हम लोग चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आधारित है कूलाम के नियम पर। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आखिर कूलाम का नियम किन चीज़ों पर आधारित है। तो कूलाम का नियम बेसिकली दो बिंदु आवेशों पर इन्होंने अध्ययन जो किया था दोस्तों, वो था दो बिंदु आवेशों पर इन्होंने अध्ययन किया था। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर स्थित हैं। अगर दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अब वो बल कितना होता है उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था दोस्तों, अगर मान लो ये m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। तो अगर ये एक दूसरे पर r दूरी पर स्थित हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पर एक बल कार्य करेंगे। अब वो बल किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो वहाँ पर जो लगने वाला बल है F, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपात होती है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात होती है। अच्छा, इन दोनों को जब हम लोग मिलाकर लिखते हैं दोस्तों तो ये होता है m1 गुणा m2 बटे क्या होता है ये r स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब यहाँ पे समानुपात को हटाने के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक लगाते हैं, उसको बोलते हैं g। तो ये क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बट्टे क्या होता है ये r स्क्वायर। तो इस जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है कि दो पिंड जो m1 और m2 द्रव्यमान के हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो वो एक दूसरे पर एक आकर्षण बल आरोपित करेंगे। अब वो जो बल होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। जब सबको मिलाकर लिखते हैं तो F समानुपात m1 m2 बट्टे r स्क्वायर होता है। इसी लॉजिक का उपयोग दोस्तों कूलाम ने किया था। तो कूलाम ने क्या किया था, अगर मान लो दो आवेश हैं जो कि है Q1, दो बिंदु आवेश, यहाँ पर ध्यान देना हम लोग बिंदु आवेश, तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो यहाँ पर भी एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। तो ये जो लगने वाला बल है दोस्तों, ये दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होती है, समानुपात होती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात होती है। अर्थात ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ठीक। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर अगर हम लोग लिखें तो हम लोग को क्या मिलता है, F समानुपात Q1 गुणा Q2 बट्टे क्या होता है, r स्क्वायर। इसको बोलते हैं दोस्तों कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल के बारे में बताता है। अब वो बल कितना होता है, F बराबर Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ठीक। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अब समानुपात को अगर हटाते हैं तो F बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक लगाना पड़ेगा, उस नियतांक को हम लोग बोलते हैं K, और ये होता है Q1 गुणा Q2 बटे क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। अच्छा, ये जो K का मान होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो K का मान दोस्तों, K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान, K का मान दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुपातिक नियतांक हम लोग लिए हैं K, ये आखिर किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 उनके बीच क्या माध्यम है उस पर निर्भर करती है। जैसे इन दोनों के मध्य हो सकता है निर्वात एक माध्यम हो, या हो सकता है वायु एक माध्यम हो, या इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा माध्यम भी यहाँ पे इन दोनों के बीच हो सकता है। तो K का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग लेते हैं, अगर Q1 और Q2 के बीच वायु अगर माध्यम हो या निर्वात माध्यम हो तो यहाँ पर K का जो ऐसा ही मान होता है दोस्तों, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अगर दोनों आवेशों के मध्य वायु हो या तो निर्वात हो तो K का जो मान निकल कर सामने आता है ऐसा ही पद्धति के अनुसार वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9, इतना होता है K का मान। अच्छा, K का अगर मात्रक लिखें तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं K का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो K बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर बटे Q1 गुणा
Q2 ये हो जाएगा। तो इसका मात्रा कैसे निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के का मान होता है। तो के का इतना मान आता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको जनरली हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो ये होता है दोस्तों इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन तो ये होगा, इसका मात्रा भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जहाँ एप्सिलॉन को बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। वायु या निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता। अच्छा, अब ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है उसको समझने से पहले थोड़ा हम लोग एक चीज़ और समझते हैं। अगर मान लो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, अगर अन्य माध्यम हो दोस्तों, तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे उसको, एप्सिलॉन एम, किसी भी पदार्थ का विद्युत। अच्छा, हम लोग पहले बल को लिख लेते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग को कूलॉम के नियम से एक रिजल्ट मिलता है कि F बराबर कितना होता है, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल F के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो, तो वहाँ पर हम लोग F का मान क्या लिखेंगे, F का मान हो जाएगा किसी पदार्थ के लिए, किसी माध्यम या किसी मटेरियल के लिए, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। अर्थात अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो, तो वहाँ पर उसका सूत्र हो जाता है Fm, मतलब उस मटेरियल या उस पदार्थ पर लगने वाला जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। जहाँ पर क्या होती है एप्सिलॉन एम का मान मतलब क्या होता है, तो एप्सिलॉन एम होता है दोस्तों किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। तो आइए जानते हैं आखिर ये विद्युतशीलता किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं रख कर रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर विद्युतशीलता किसको कहा जाता है। विद्युतशीलता जिसको हम लोग किसे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन से। तो आखिर विद्युतशीलता किसको बोलते हैं। विद्युतशीलता होती है दोस्तों दो बिंदु आवेश के मध्य क्या होगी, विद्युतीय क्षेत्र होगी। तो इस विद्युतीय क्षेत्र में जो माध्यम उपस्थित होगा उसके द्वारा लगाए गए प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी पदार्थ के प्रतिरोध का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, विद्युतशीलता जो होती है दोनों बिंदु आवेशों के मध्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी पदार्थ या माध्यम के प्रतिरोध का क्या होती है, मान होती है। अर्थात इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि अब मानते हैं दोस्तों ये मान लो एक दीवार है और ये क्या है, मेरा हाथ है। अब यहाँ पर मैं इस हाथ द्वारा इस दीवार पर 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ।
तो अगर दोनों ये दीवार और मेरे हाथ दोनों पदार्थों के मध्य वायु या निर्वात हो तो यहाँ पर क्या होगी, 100 न्यूटन का बल लगेगा। जितना बल मैं आरोपित करना चाहता हूँ उतनी बल यहाँ पे क्या होगी, आरोपित होगी। अब इसके बाद अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर दोनों पदार्थों, दोनों ये दीवार और मेरे हाथ, इन दोनों के बीच अगर मैं एक पदार्थ ले लेता हूँ, ठीक है, ये पदार्थ लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 100 न्यूटन का बल लगाना चाहता हूँ तो क्या इस दीवार पर इस हाथ द्वारा 100 न्यूटन का बल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पदार्थों मतलब दीवार और मेरे हाथ के बीच एक पदार्थ आ गया है। तो इस पदार्थ के कारण क्या होगी, कुछ बल इस पर कार्य करने लगेगी और बाकी बल क्या होगी, दीवार पर कार्य करने लगेगी। मान लेते हैं अगर शुरू में मैं यहाँ पे 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ तो किसी पदार्थ के आने पर वो 100 न्यूटन से कम बल लगेगा। जैसे कि मान लो 98 न्यूटन बल लग रहा है या 97 न्यूटन बल लग रहा है, तो पूरा का पूरा बल यहाँ पर जो मैं वायु या निर्वात पे आरोपित कर रहा हूँ किसी पदार्थ के आने पर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। दोस्तों समझ आए इतना? तो ये जो पदार्थ है वो क्या कर रही है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। मेरे द्वारा लगाए गए बल को ये प्रतिरोधित कर रही है। तो इसी तरह क्या होती है दोस्तों, आवेश में भी यही गुण होता है। अगर दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तब जो लगने वाला बल है, और दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अगर कोई और माध्यम हो तब जो लगने वाला बल है, तो उन दोनों में क्या होती है, अंतर होती है। पहले जो बल लग रही है वायु या निर्वात में वो अधिक होती है, बजाय अगर कोई माध्यम यहाँ पर हम लोग दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अगर रख दें तो यहाँ पर देखो विद्युतशीलता आखिर किसको कहा जाता है? विद्युतशीलता होती है दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युतीय क्षेत्र में। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा तो इस विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी माध्यम के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध या उस प्रतिरोध की माप होती है। इसको बोलते हैं हम लोग विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है दोस्तों। तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता की अगर बात करें तो ये होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर किसी भी अन्य माध्यम का हम लोग विद्युतशीलता लें तो वो इससे हमेशा अधिक ही होगी। मतलब वहाँ पे वायु या निर्वात के अलावा कोई और अन्य माध्यम में लेने पर प्रतिरोध क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो जितना बल ये दोनों आवेश एक दूसरे पर आरोपित करेंगे वायु या निर्वात में, उससे क्या होगी, वो कम होगी। समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता और किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सी होने वाली है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। अर्थात किसी अन्य माध्यम द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा होगा, जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल हैं उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा किसी अन्य माध्यम को लाने पर ज़्यादा होगा बजाय वायु या निर्वात के। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको अगर समीकरण 1 ले लें और इसको समीकरण 2 ले लें तो समीकरण 1 को, है ना, समीकरण 1 को वायु या निर्वात में जो लगने वाला बल है और समीकरण 2 किसी माध्यम, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो तब जो लगने वाला बल है, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4πε0 Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1/4πε0, सॉरी ये होगा εm Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, r²। बाकी सभी चीज़ कट जाएगी दोस्तों, बचेगा क्या यहाँ पे, ε0 बचेगा, यहाँ पे εm। तो यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं तो εm बटे क्या होगा, ε0। इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखता हूँ, जैसे ये होगा वायु निर्वात पर लगने वाला बल और किसी माध्यम के आ जाने पर लगने वाला बल, ये किसके बराबर होगा, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। अब इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि आखिर विद्युतशीलता किसको कहा जाता है। तो विद्युतशीलता को अगर हम लोग डिफाइन करें तो विद्युतशीलता क्या होती है, दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युतीय क्षेत्र में
उस माध्यम के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध की क्या होती है, ये माप होती है, उसको बोलते हैं हम विद्युतशीलता। अगर वायु है तो वायु जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगी वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होगी। अगर वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो गया तो उस माध्यम द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध की क्या होगी, माप होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अच्छा, आपेक्षिक विद्युतशीलता की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर कोई पदार्थ हो तब उसकी विद्युतशीलता, और उन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर वायु या निर्वात हो तब उसकी जो विद्युतशीलता होगी, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान दोस्तों हमेशा एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होती है, हमेशा एक से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको रब करूँ। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अगर एक से ज़्यादा होता है तो इसका हम लोग को मतलब क्या समझते हैं, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ दोस्तों। तो F/T क्या होगा, Fm ये होगा माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अगर ये देखो, हम लोग जानते हैं कि ER का मान हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी होती है हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी होती है। इसका मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी भी दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर माध्यम हो तो उसकी विद्युतशीलता किससे ज़्यादा होगी, दोनों आवेशों के मध्य अगर वायु या निर्वात हो तो। ठीक है, इतना आप लोग मेरे हिसाब से इस चीज़ से समझते होंगे। अब यहाँ पे अगर बलों की बात करें तो बल की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब वायु या निर्वात हो तो वो किससे ज़्यादा होगा, अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो तो। अर्थात यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो वहाँ पे बल ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तभी तो बल ज़्यादा लगेगी। अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो तो उसका विद्युतशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब प्रतिरोध उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है दोस्तों, कूलाम के नियम और विद्युतशीलता होती है। तो कूलाम का नियम आपको समझ आता है, दो बिंदु आवेश हैं, अगर वो एक दूसरे से r दूरी पर है तो वो एक दूसरे पर क्या होंगे, बल आरोपित करेंगे। अब वो बल का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर वायु या निर्वात हो तो, कोई अन्य माध्यम हो तो वहाँ पे उस माध्यम की विद्युतशीलता होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों, कूलाम के नियम से हम लोग एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। अब उसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एकांक आवेश आखिर किसको कहा जाता है। तो एकांक आवेश को जानने के लिए हम लोग को पहले कूलाम का नियम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे ये हम लोग का Q1 आवेश है और एक दूसरा है बिंदु आवेश Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, अगर वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लगाया गया जो बल होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 × Q2 बटे क्या होता है यहाँ पे r²। अब हम लोग इस सूत्र के माध्यम से एक कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को हम लोग परिभाषित करना जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एक कूलाम आवेश। तो एक कूलाम आवेश को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो देखो, उसको परिभाषित करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ मान लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि अगर Q1 = Q2 बराबर कितना हो, 1 कूलाम हो। ठीक है, वह R बराबर कितना हो, 1 मीटर हो। तो यहाँ से इस सूत्र से हम लोग को क्या मिलेगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से F बराबर कितना मिलेगा दोस्तों हम लोग को, 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका मतलब होता है एकांक आवेश वह आवेश होता है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित। ठीक है, अगर यहाँ पर लेते हैं, इसको हम लोग 1 कूलाम लिए, इसको भी हम लोग लिए 1 कूलाम, और यहाँ से इसको क्या कितना लिए, 1 मीटर। अर्थात कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो कि 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करे, वो प्रतिकर्षित करे। इसको मैं लिख देता हूँ दोस्तों। तो एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम
आवेश वह आवेश होता है जो कि 1 मीटर दूरी पर स्थित दूसरे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश। तो इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं दोस्तों कूलाम के नियम से कि आखिर एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश किसको कहा जाता है। तो एक कूलाम आवेश किसको कहा जाता है, यदि इस फॉर्मूले में कूलाम के नियम में Q1 Q2 को हम लोग 1 कूलाम रख दें और R को हम लोग 1 मीटर रखें, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे F का मान कितना आता है, 9 × 10⁹ न्यूटन आता है। इसका मतलब है एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित दूसरे समान परिमाण के विजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें। इसको बोला जाता है एक कूलाम आवेश। तो यहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ आया होगा कि आखिर एक कूलाम आवेश किसको बोलते हैं और कूलाम का नियम आखिर किन चीज़ों पर निर्भर करती है। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि आखिर परावैद्युतांक क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होती है और 2 बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाले बल है वो कैसी होती है और एक कूलाम आवेश किसका कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और भारत के सभी ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद।